हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज फिर से मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूँ। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। हर कार्यक्रम में मैंने कुछ ना कुछ बात आप लोगों को समझाई है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा दानव या देव, हम इसे क्या से कैसे मतलब इसको ले, ये बात समझ से परे है। अभी तक जो इसके हालात दिख रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि ये अभी तो एक बहुत बड़ा दानव है। तो ये जो एक दानव हमारे पे आ रहा है, देखिए मैं इसे दानव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिछले 500 सालों की मैंने स्टडी करी है, औद्योगिकीकरण की, मशीनीकरण की, आधुनिकीकरण की, उससे तो यही पता चल रहा है। देखिए होता क्या है कि उस समय जनसंख्या कम होती थी, ठीक है। और जब औद्योगिकीकरण आया तो अतिरिक्त जनसंख्या बनने लगी। मतलब दो चीजें हैं, एक तो अतिरिक्त श्रम, ठीक है, अतिरिक्त श्रम से पैदा होता है अतिरिक्त उत्पादन। लेकिन वो जो अतिरिक्त श्रम है और जो अतिरिक्त उत्पादन है, वो अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त उत्पादन से पैदा होती है अतिरिक्त जनसंख्या। तो एक तो इससे जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ने लगी औद्योगिकीकरण से, आधुनिक औद्योगिकरण से, मशीनीकरण से। मशीनीकरण के बाद स्वचालन, मतलब मशीनें खुद चलती। कैसे खुद चली? कि वो ऊर्जा से चलने लगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर का युग आया। और अब देखिए कंप्यूटर के युग के बाद, मतलब मेरे को याद है जब मैं पढ़ता था किताबों में, तो उस समय जनसंख्या 80 करोड़ थी भारत की। आज लगभग लगभग 150 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं। मतलब लगभग लगभग दोगुनी हमारी जनसंख्या हो गई है। तो कंप्यूटर के आने के बाद, डिजिटल के आने के बाद, तो जनसंख्या बल्कि और तेजी से वृद्धि हुई है। तो अब हमें इसको समझना है। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दुनिया एक नए तरह के साम्राज्यवाद के अंदर जा रही है। देखिए हमने देखा, हम सब इंसान मिलकर आपस में काम करते थे। हम में से कुछ लोगों ने एक प्राचीन काल में, पूरी दुनिया के लोगों ने कुछ कामों को विभाजित कर लिया। विभाजित करने से कहीं वर्ग या वर्ण उत्पन्न हुए या जातियां उत्पन्न हुई। ये और फिर हम कई देशों में उन पर धार्मिक रूप से प्रतिबंध हो गया कि आप ये काम करोगे, ये ना काम नहीं करोगे। ये भारत का था। लेकिन उस समय जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या बहुत बहुत कम थी। मतलब इसका अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि आज से 47 के अंदर अगर भारत की जनसंख्या लगभग लगभग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिला के 40 करोड़, 42 करोड़ के आसपास थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। अकबर के समय भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो मिला के उस समय का भारत अगर हम देखते हैं, हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं, उसकी जनसंख्या जो है वो 5 से 7 करोड़ के, 5-7 करोड़ के बीच में थी। तो जो पूरी जनसंख्या है विश्व की, आप ये सोचिए 500 साल पहले जब ब्रिटेन ने औद्योगिकीकरण की शुरुआत कर दी थी, तो कितनी रही होगी? बहुत कम रही होगी, ठीक है। तो अब उस समय क्या हुआ? तो हमारे जो राजा बने, मतलब उस समय हमने, इंसानों ने जो थोड़ी अपने समाज का विभाजन किया, और उस समय थोड़े जो राजे बने हमने। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने गलत फायदा उठाया और वो अम, आधिपत्य करते गए, कब्जा करते गए हर जगह, ठीक है। तो एक लोग, कुछ लोग थे जो कि बड़े राजमहलों में रहने लगे, बड़े नौकर रखने लगे, बढ़िया कपड़े। तो ये एक तरह का सिस्टम। तो अब ये वो सिस्टम कैसे आया? वो सिस्टम कैसे आया कि कुछ लोग राजा बन गए, कुछ लोग उनके सामंत बन गए, मतलब उनके पिछलग्गू बन गए, और अधिकांशतर लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ मिल ही नहीं रहा उनकी उस मेहनत का। तो वो सिस्टम के खिलाफ खिलाफ बगावत होने लगी। वो सिस्टम के खिलाफ जब बगावत होने लगी, तो फिर एक नया सिस्टम आया मशीनीकरण का। तो वो मशीनीकरण के सिस्टम से क्या हुआ कि उन्होंने, मशीनीकरण आया और मशीनीकरण के साथ साथ हथियारों का आधुनिकीकरण आया। हथियार जटिल कर दिए, तलवार भाले हटा के इन रजवाड़ों ने हथियार ऐसे बना दिए जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो, ताकि वो बगावत भी नहीं कर पाए। फिर जो नया साम्राज्यवाद उत्पन्न हुआ कि क्षेत्र के अपने राजा थे, लेकिन अब
बाहर के जो खास करके यूरोप के लोग थे वो आकर पूरी दुनिया पर राज करने लगे, लेकिन उसका जो मूल आधार था और वो उसमें समृद्धि किस कैसे उनके लिए पैदा हुई, तो वो मूल आधार था आधुनिकीकरण, मशीनीकरण। मशीनों के द्वारा उससे और नई संपत्ति का जो है ना निर्माण होने लगा, और फिर दुनिया दोबारा से। तो एक समय था, आप देखिए इसको, आप ऐसे समझिए 1857 के अंदर हो सकता है कि हम अंग्रेजों को भगा देते। उस समय दुनिया के कई देशों में बगावत चलती रही उस दौर के अंदर। न्यूजीलैंड में बगावत चली, ऑस्ट्रेलिया में बगावत चली, अफ्रीका के देशों में बगावत चली, पर क्योंकि हमारे पास उतने बेहतर हथियार नहीं थे, इसलिए हम उनको नहीं हरा पाए। और उसके और भी कारण ये थे कि उन्होंने जो लालच दिया उसकी वजह से यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे वो कई, या और देशों के जो लोग थे राजे रजवाड़े या कबीलों के सरदार थे, वो अंग्रेजों के साथ या यूरोपियन शक्ति के साथ अपने ही लोगों के विरुद्ध हो गए थे। भारत में तो 100% ऐसा हुआ ही था। तो फिर से हमने जो है बगावत करी पूरी दुनिया ने, और हमने देखा कि पूरी दुनिया के देशों ने आज़ादी पाई। अब इस आज़ादी में एक नई क्लास, एक नया वर्ग निकल के आया, वो थे नेता डेमोक्रेसी में। पूरी दुनिया में ज़्यादातर डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र स्थापित हुआ और नए तरह के नेता उभर के आए। फिर हमारा एक और समस्या शुरू हो गई कि नेता भी करप्ट हो गए और आम लोग फिर पिसने लगे, और जो हमारा फिर वही बात, करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, मतलब आम लोगों की जो मेहनत थी, आम लोगों की जो श्रम था, वो सारा पैसा जो है आम लोगों के पास तो कम आने लगा। आम लोग मतलब लोगों के पास कम आने लगा, और जो चुनिंदा उनके नुमाइंदे थे या उनके जो व्यापारी थे जिनके पास नई आधुनिक शक्ति औद्योगिकीकरण की आ गई थी, उससे वो अमीर होने लगे। और इस औद्योगिकीकरण से एक और नुकसान हुआ कि हमारे घरेलू काम, हमारे जितने भी अपने हाथ के काम थे, वो सारे चौपट होने लगे। तो इंसान बेकार होने लगा, अकुशल होने लगा, और सारी जो क्षमता है वो मशीनों के पास, मशीनों के साथ साथ जोड़ दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रोड्स जोड़ दिए, ये सारी शक्ति इंसान की वहां जाने लगी। अब फिर एक और युग आया, और फिर क्योंकि इंसान बगावत करता, हमने देखा कई देशों के अंदर सत्ता पलटी, लोगों ने जो है अपने अधिकार मांगे। तो फिर एक और चीज आई, अब ये यूरोप के लोगों ने जो बैठे हुए वो चीज लेकर आए, वो इंटरनेट, कंप्यूटर, और इसके जरिए पहले वहां की जनसंख्या को कंट्रोल करना और फिर पूरी दुनिया की जनसंख्या को कंट्रोल करना। तो ये जो मैं आपसे बात शुरू करी थी कि अब हम एक नई तरह के साम्राज्यवाद के गिरफ्त में आ चुके हैं, और ये नई तरह का साम्राज्यवाद है टेक कंपनीज का, कंप्यूटर कंपनीज का, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज का, नेटफ्लिक्स, प्राइम, जो भी हम टेक कंपनीज देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर कंपनीज देख रहे हैं, एमआई, शियाओ, इन सब का साम्राज्यवाद आ चुका है। और इनका अभी इंग्लैंड में एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के जो 3,000 सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी आय में रोज $6 बिलियन की वृद्धि हो रही है। मतलब कि लगभग लगभग, अब आप हिसाब लगाएंगे, $6 बिलियन, $1 बिलियन में $100 करोड़। $1 ₹83, ₹90 जो भी चल रहा है हम उसको मानते हैं, तो लगभग लगभग 100, 1 बिलियन में लगभग लगभग 84-85 हजार करोड़ रुपया हो गया। तो लगभग लगभग आपका 50,000 करोड़ के आसपास प्रतिदिन उनकी आय में वृद्धि हो रही है। तो 50,000 करोड़ प्रतिदिन की वृद्धि सिर्फ 3,000 लोगों की हो रही है। तो ये 50,000 वो कमा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है एक्स्ट्रा आ रहा है उनके पास, पहले से जो है वो तो है ही, उसके ऊपर रोज 50,000 आ रहा है, 50,000 करोड़ आ रहा है। और मतलब 10 दिन के अंदर 5 लाख करोड़, मतलब 100 दिन के अंदर 50 लाख करोड़। तो 100 दिन की जो उनकी कमाई है 3,000 लोगों की, वो हमारे पूरे भारत का बजट है जो 145 लोगों के लिए बनता है। ठीक है, तो 200 दिन के अंदर 100 लाख करोड़, तो एक साल के भीतर वो हमारे भारत से डबल। और फिर उसके बाद 150 लाख करोड़ 300 दिन के अंदर अगले। और इसके और कैपिटलाइज करिए अगर 10% से, तो कम से कम तो मतलब उनकी जो आप जो दौलत है। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब आप दिमाग अपना पैसे से हटा दीजिए। मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा ये है
कंट्रोल का और नियंत्रण का। अब समस्या ये है कि जो टेक कंपनीज हैं, देखिए इनको समझिए, सारा कई सारे सिस्टम कंप्यूटर ने ख़त्म कर दिए। नंबर एक, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक चाबी बनाने वाला हमारे यहाँ पर आया, तो चाबी बनाने वाले ने ही, मतलब वो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपना फ़ोन दिखाया, उसने कहा, हमारी इसी पे बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजी ने कितना विनाश किया है इस कंप्यूटर ने। उसने कहा इसने अपना फ़ोन दिखाते हैं, मतलब फ़ोन एक कंप्यूटर है हमारा, पाम टॉप जिसे बोलते हैं एक तरह का, कि इसने सब खत्म कर दिया। उसकी इतनी समझ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की समझ क्यों नहीं है। मैं आगे इस पर बात करूं, मैं यहाँ पर आपको दो बातें कहता हूँ, और ये बात आपको समझनी जरूरी है कि आपको किस तरह से गुमराह किया जाता है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको, मतलब भारत के लोगों को। ठीक है, कल दो चीज़ें मैंने देखी। एक था कि लोग इस बात को कह रहे थे कि जब बांग्लादेश पर चर्चा हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मोदी जी ये आपका है, आप देखिए। लेकिन हमें पता है कि इनडायरेक्टली बांग्लादेश के अंदर अमेरिका पसर रहा है और पसर चुका है। तो एक तरफ तो अमेरिका बांग्लादेश में आ गया क्योंकि उसको यहाँ से नियंत्रण रखना है चीन पे और भारत पे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अगर कहते हैं कि भैया आप अपना देखो, अरे अपना कैसे देखेंगे, आप तो वहां पर आ ही चुके हो ना, तो हम कैसे देखें उनके साथ। और वहां पर आकर आप जो है ना कट्टरवादी सरकार को बैठाने में आपने सहयोग किया है, आप उनको हर चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, तो हम कैसे देखेंगे, देख पाएंगे उनको। तो ये बात, लेकिन हमारे लोग इस कूटनीति को समझ नहीं पाए, और मैं देखता हूँ कि मीडिया वाले और कई लोग जो है ना इसको बड़े प्रशंसा से बोल रहे हैं। तो समस्या ये है कि हमारी कूटनीति को समझने में कमजोरी है। दूसरा, मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो एक मतलब वीडियो बनाते हैं और उनके चैनल पे लाखों लोग उनको देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब उन्होंने देखिए चिंता जताई कि ट्रंप ने 75% लोगों को बांधने के लिए वचन लिया, 75% लोगों को सरकारी नौकरी से निकालने के लिए वचनबद्ध हुए हैं ट्रंप। और ट्रंप ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को निकालना शुरू कर दिया, इसकी उनको चिंता है। और उस पर वो एफिशिएंसी को, मेरे को ये लगता है कि उनका ना सोच ही बहुत मतलब उनका अध्ययन बहुत कमजोर है, मतलब कम अध्ययन है। इसी को वो भारत में भी लागू करवाना चाहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनके अंदर एक, जो भारत के अंदर जो आरक्षण की नीति है उसको लेके विद्वेष है, उसको लेके विद्वेष है, और उसकी वजह से वो, उस विद्वेष की वजह से वो चाहते हैं कि भारत के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी आ जाए। लेकिन उस विद्वेष की वजह से जो लोग अनारक्षित नौकरियां पाते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये विद्वेष की वजह से ही निजीकरण आया। अब जब निजीकरण आ गया था, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, वो लोग जो आरक्षण का विरोध करते थे, कि अब आप विदेश अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हो छोटे छोटे कामों में। निजीकरण आ गया ना, तो भाई यही काम करो। ओपन डोर पॉलिसी आ गई, आप चाहते थे, सरकार को आपने कमजोर कर दिया, सरकारी नौकरी आपने खत्म करवा दी आरक्षण से चिढ़ने के कारण। तो अब प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो करो ना, फिर यहीं पर काम करो, फिर विदेश क्यों जाते हो। और अब अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा ठेकेदारी, फिर ठेकेदारी आ गई, ठेकेदार वो बन गए, और नौकरियां कम हो गई, तो ठेकेदार बनो ना, फिर करो ना फिर काम। तो अब आप टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आप फिर टेक्नोलॉजी को कह रहे हो कि भैया उसको एआई को ले आओ, बढ़िया है, अमेरिका ला रहा है, अमेरिका कम कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। फिर क्या आपके बच्चे नहीं जाएंगे कहीं और, फिर आपके बच्चों का क्या होगा। तो ये दो बातें बता रहा हूँ कि हमारे लोग की, एक तो कूटनीति कमजोर है, दूसरा हमारे लोग, भारत के लोग आज भी जातिवादी मानसिकता से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि जब उनको सामने वाला दुश्मन आता है तो वो उस दुश्मन से लड़ने की जगह पे अपने ही लोगों से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बजाय इसके कि उस जो टेक्नोलॉजी का विनाश वहां पर आ रहा है, इतना कमजोर अध्ययन है अमेरिका के अंदर, इतने लोग चिंतित हैं कि ये जो नई एआई सिस्टम आ रहा है 2022 से हॉलीवुड के अंदर, 22 23 23 है, 23 या 24 में ही हॉलीवुड में इतना प्रदर्शन शुरू हुआ है राइटर्स का कि हम ये एआई को इस्तेमाल नहीं करने देंगे हॉलीवुड में। राइटर्स के साथ साथ एक्टर्स ने भी उनको ज्वाइन किया। वहाँ के लोग इतने चिंतित है, वहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इतना वहाँ का स्टडी करते ना लोग, तो मैं आपको बता दूं,
कि अमेरिका के अंदर 2001 के बाद $7.5 प्रति घंटा ये एवरेज चल रही है वहां पर लेबर। मतलब 2001 के बाद वहां पर आज कितने साल हो गए हैं, लेबर रेट ढंग से बढ़ ही नहीं रहे। अमेरिका में एक अलग गरीबी आ रही है। अमेरिका के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन है हमारे अचीव कर ले, या $1 ट्रिलियन में 1,000, आई थिंक 1,000 1,000 मिलियन, यानी वे 1,000 करोड़ ऐसे समझ लो डॉलर होते हैं। तो ये समझिए कि चीन की इकोनॉमी अगर मेरे हिसाब से मेरे आई थिंक 10 या 15 करोड़ है, 15 करोड़ से नीचे, और भारत की 5 करोड़ से नीचे है। तो हम चाह रहे हैं कि हम 10 ट्रिलियन डॉलर, करोड़ नहीं ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचे। अमेरिका पे $33 ट्रिलियन का कर्जा पहले से ही है। ठीक है। एक और बात, रही बात टैरिफ की, खैर ये मैं अलग मुद्दा आएगा। छोटा सा आपको बताता हूँ कि जो टैरिफ का जो दबाव बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये टैरिफ से उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, वो खत्म हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान बन चुका है। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन टैरिफ पर जोर लगाना और कई चीजें हैं, सिर्फ थोड़ी अब उनके पास जो है ना नई जो ये जो टेक्नोलॉजी है एआई की, वो इसके जरिए अपने आप को उठाना चाहते हैं। ये है उनके पास, कुछ उनके पास हथियार बनाने की है, कुछ न्यूक्लियर है जो वो किसी को देते नहीं है बस, और उनके पास कुछ नहीं है इस समय। हाँ, खेती है उनकी, खेती भी वो नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, उसको वो डेवलप कर सकते हैं। खाने की कमी नहीं होती, कपड़ों की कमी नहीं होती, जूतों की कमी नहीं होती, स्वास्थ्य चिकित्साओं की भी कमी नहीं होती। कमी क्या है, अब ये समझिए, कमी ये है कि रोज क्या जो वो जो 50,000 करोड़ कमाना है 3,000 लोगों को, वो कमी है। और आलीशान और आलीशान और आलीशान और बढ़िया जो मकान बनाते जाने हैं, वो कमी है। ये कमी है और कुछ नहीं है। नौकर चाकर हो बहुत सारे। पर अब एक नए दौर में हम सब मतलब पूरी दुनिया प्रवेश कर चुकी है। और जैसा मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बताया कि एक समय रजवाड़े आए, रजवाड़ों के बाद साम्राज्यवाद आया। साम्राज्यवाद के अंदर एक देश के लोग दूसरे देशों पर कुछ आधुनिक हथियारों की वजह से नियंत्रण करके बैठ गए। और फिर उसके साथ साथ समानांतर जो औद्योगिकीकरण चल रहा था, तो फिर औद्योगिकवाद आया, जिसकी वजह से जो नई सरकारें बनी, डेमोक्रेटिक सरकारें बनी, वो भी उसकी वजह से खराब हो गई। और क्योंकि पूंजीवाद पूरी दुनिया में आ गया था, तो फिर उनका नियंत्रण हो गया। लेकिन हम अपनी डेमोक्रेटिक सरकारों से प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन अब टेकवाद आ रहा है। और इस टेकवाद में क्या है कि ये जो टेक कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, मेटा, गूगल मैप आप देखते हो, जब शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, इन सब कंपनीज का राज दोबारा राज नए रूप में आ रहा है। अब ये राज क्यों है? क्योंकि जो देश की सरकार है, अब सरकार का मतलब, सरकार तो कुछ नाम से कोई इंसान नहीं होता ना, सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। सरकार चलाने वाले जो नेता होते हैं, वो अपनी राजनीति कैसे करते हैं? पूंजीपतियों से पैसे लेकर। और पूंजीपति पैसा कहाँ से लाते हैं? लोगों को नियंत्रण करके, लोगों की शिक्षा को, लोगों के मीडिया को, लोगों की जरूरतों को, हर चीज को नियंत्रण करके वो जो पैसा लेके आते हैं, उस पैसे में से बहुत बड़ा पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा इन नेताओं को देते हैं, जिससे कि वो सरकार बनाए। और अब नेता क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये नेता उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे हमारे देश में क्या हुआ, हम लोग आज़ादी से पहले कहते रहे हमें अपने हाथ के काम करने दो, हमें हमारे घरेलू काम करने दो, लेकिन उस पर ध्यान न देकर नेताओं ने ध्यान दिया पूंजीपतियों पे, फैक्ट्री लगाई, हाथ के काम खत्म कर दिए, कोशिश नहीं करी कि हाथ के कामों को दोबारा से बढ़ाएं। मैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें घोड़ा गाड़ी पे आ जाना चाहिए, वो हम बच जाएंगे। ऑटोमोबाइल पे आओ मत, तेल और बिजली के ये सब बकवास है। पहले वाले वीडियोस में आप जाके मेरे कई वीडियोस है उसमें देखना। तो बात यह है कि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी आएगी, अब क्या होगा, एक और नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई जनसंख्या बढ़ेगी, और उसके साथ साथ समस्या ये है कि हमारा जो नियंत्रण है ना, वो चला जाएगा। ठीक है। एक और समस्या है कि इंसान बेवकूफ़ बनता चला जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ इंसान और बेवकूफ़ हो रहा है। ये एक अलग विषय है, इसको आप समझिएगा, मेरे दूसरे वीडियो देखिएगा। तो ये अब जो मेन था, मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर कि हमारे पे नियंत्रण, ना केवल हमारी नौकरियां जाएंगी, ना केवल हमारे काम धंधे खत्म हो जाएंगे,
सरकार, क्योंकि इनके साथ सरकार में बैठे नुमाइंदे इन पूंजीपतियों के साथ मिलेंगे। देखिए अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये टेक्नोलॉजी अपनानी है नहीं अपनानी। मैं तो हैरान हो गया कि गूगल ने कहीं पे मुंबई में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि इतने लाखों स्क्रीन वो बनाने वाले हैं। मतलब ये जो वार्ता हुई है ना एआई की, ये इसलिए नहीं हुई कि अब क्या करना है, ये लोग करके बैठ गए हैं डिसाइड। इन्होंने अनुबंधन कर लिए हैं कंपनियों के साथ। तो मतलब आपकी आज़ादी और आपकी स्वतंत्रता और आपके रोजगार सब खतरे में है। हर चीज नई तकनीक से बनने वाली है, हाथ का काम एकदम खत्म होने वाला है। अब इंसान प्रतिरोध ना करे तो उसके लिए एक और चीज लेके आ रहे हैं, सर्वेलेंस, निगरानी। तो इसे हम कहते हैं द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ये नाम दिया है शोहाना जुबॉफ ने, जो कि हार्वर्ड की एक प्रोफेसर है, कि अब जो एज है टेक एज के साथ जो गवर्नमेंट है वो सर्वेलेंस मतलब निगरानी वाली, जगह जगह चप्पे चप्पे कैमरे, आंखों के रेटिना, उंगलियां, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, और ये चीन में हो चुका है। जगह जगह लगेंगे, आपकी बिल्कुल आज़ादी स्वतंत्रता खत्म। तो जो कह करोगे वो करोगे, जो गवर्नमेंट कहेगी, और गवर्नमेंट वो कहेगी जो उसको ये टेक कंपनीज या पूंजीपति कहेंगे करने के लिए। तो आप कितना भी प्रतिरोध करते रहो, 5 किलो राशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जिंदा रहो आने वाले समय में, इनके लिए मेहनत करने के लिए, और ये आपकी मेहनत लेकर चले जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी कि मैं इस वीडियो में आपको क्या कहना चाहता हूँ, कि नए युग की शुरुआत हो रही है जहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं और हो चुकी है। एक, टेक कंपनीज के द्वारा सारे रोजगार खत्म हो गए हैं, चीज़ों को करने का तरीका नया आने वाला है। और जैसा मोदी जी ने गवर्नेंस की बात करी, मतलब सरकार को चलाने की टेक चीज़ों से, और इसके लिए वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, हामी भरते दिख रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, और फिर नौकरियां तो टाटा बाय बाय। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि आप करेंगे क्या। 10 साल में सारे रॉबर्ट्स उतार देंगे कामों के लिए। अब मुझे लगता है आप, अच्छा है कि हम पिकनिक मनाएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग क्रिकेट खेलने में मस्त है, देश के बारे में कोई सोचता नहीं है, हैं। खेल देखो, ये पूरा एक पैटर्न था इनका, ओलंपिक आया खेल पे लगाओ। आप समझ नहीं रहे, वो 1000 साल की सोच के चलते हैं। हम क्रिकेट देख के एंजॉय करते हैं, कबड्डी देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, इतने मजा करते हैं, और नाच गाने। क्योंकि हमें आदत नहीं डाली गई कि हम अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ें, क्योंकि हमारी इंग्लिश पे काम नहीं किया गया ताकि हम विदेश की जो इंग्लिश में अच्छी किताबें आ रही है या अच्छे विद्वान है उनको हम पढ़ सकें, या उनको समझ सकें दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। भारत में कितने लोगों को तियानमेन स्क्वायर का जो हुआ था वाकया वो पता होगा। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तब भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था। तो जाकर खोजिए चीन में तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, और याद करिए बड़ी उम्र के लोग कि क्या इसकी कोई जानकारी हमें दूरदर्शन पर आई थी। तो हमारा नियंत्रण सरकार हमेशा से रखती आई है, पहले भी और अब भी। हम बच्चे नहीं हैं, ये बात आप लोग को समझने की जरूरत है। लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कई बार इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है लोगों को गुस्सा करने के लिए, लोगों में को आपस में लड़ाने के लिए। और हमने देखा है कि टेक कंपनीज के आने के बाद, मतलब मैं आप लोगों को मैं समर्थन नहीं करता, पर आप लोगों ने देखा है खुद कि राहुल गांधी के परिवार को, नेहरू नेहरू जी को किस तरह से टेक कंपनीज के आने के बाद बदनाम किया गया, कि वो एक मतलब उनका धर्म ही बदल दिया। बहुत से लोग मतलब भारत में ये सोचने लगे कि नेहरू जो असल में कश्मीरी पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो मुसलमान थे। तो ये नुकसान भी होता है जब नई टेक्नोलॉजी आती है। आज हमारे में से बहुत से लोग ईवीएम को पसंद नहीं करते, हमें पता है। हो सकता है ईवीएम सही हो, लेकिन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आपको अगर इस ईवीएम का भी समझना है तो आप हैकिंग डेमोक्रेसी करके, बहुत पहले ही अमेरिका में ये बात प्रूव हो चुकी है कि ईवीएम से आप आराम से वोटिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं इधर से उधर। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिया है
कि टेक्नोलॉजी को कितने बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और चीन में बहुत बुरी तरह से हो रहा है। चीन के अंदर खास करके इंसानों पे कंट्रोल, चीन में मतलब वहाँ पे तो बहुत जबरदस्त कंट्रोल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये मतलब अब प्रश्न ही उठता है कि इतना आपने एजुकेशन दी, इतने सालों के बाद आपने सबको आधुनिक एजुकेशन दे दी, तो क्या आपने इसलिए दी कि आप उसको उन सब आधुनिक कामों से एक तरफ कर दो, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि उनमें सोच नहीं है कुछ भी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इंसान की सभ्यता और उसके अपने अस्तित्व के लिए। ये अब आपके अपने अस्तित्व की लड़ाई है। तो खैर, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हम हमारे से पुस्तकें ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिल्ली से हूँ, और मैंने देखा कि कुछ क्षेत्र में एक कुछ युवा लोग हैं जो कि कुछ काम करते हैं, बच्चों को फ्री ट्यूशन देते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कुछ जगह वो कर रहे थे। उन्होंने एक रूम लिया है और जिसका उनको रेंट देना है कुछ चंद हज़ार और कुछ हज़ार रुपये और है। तो मैंने एक मुहिम चलाई है कि सिर्फ 1 रुपया आप दे दो। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, मैं आपसे 2 भी नहीं कह रहा। आप सिर्फ 1 रुपया मुझे भेज दो, और मैं उनको हर महीने 1 रुपया भेज दो, और मैं उनको वो अमाउंट दे दिया करूँगा। और मेरा नंबर आप नोट करें, और ये नंबर पे आप डोनेशन भी दे सकते हैं। 8527533051, 8527533051, 8527533051। खैर, हमारी पुस्तकें आप खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट है मेरे द्वारा लिखित। अगर आप अर्थशास्त्र की पुस्तक चाहते हैं तो वो मुझसे फ़ोन करके आप ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। एक और नंबर है 8851188170। तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। तो मैं निखिल सबलानिया ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।